Hello everyone. Now I'm going to discuss solution chapter. सॉल्यूशन में दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है जो आप 11th में स्टडी किए हो, ये सॉल्यूशन चैप्टर 12th का होता है। आप 11th में स्टडी किए हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में स्टडी किए हो। उस कॉन्सेंट्रेशन में मास परसेंट आता है, वॉल्यूम परसेंट आता है, मास वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आता है, मोल फ्रैक्शन आता है, पीपीएम आता है, मोलालिटी आता है, मोलारिटी आता है, रिलेशन आता है, सारा चीज़ उसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। और दूसरा सेक्शन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रॉल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन का, जो 12th का चीज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन जो 11th में पढ़े थे उसको भी एनसीईआरटी लिखा है, उसको भी एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से कि जो 11th में पढ़े थे उस टर्म को फिर से यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जिसमें वही मास परसेंट ये सब है। तो दो सेक्शन में पहले सॉल्यूशन है क्या, तो वो देख लीजिए। ये ट्रू सॉल्यूशन आप जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो होमोजेनियस मिक्सचर हो। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ए ट्रू सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए परफेक्टली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, दे आर होमोजेनियस, आपको जैसे डिफाइन करना कर दीजिए। दे आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये एक से या एक, दो या दो से ज्यादा, दो तो होना ही चाहिए। यदि अकेला है तो या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, दो होगा तब सॉल्यूशन बनेगा। जैसे अकेला कोई है कंपोनेंट तो वो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, वो डिपेंड करता है क्या है। जैसे सॉल्वेंट आप पढ़ते हैं, सॉल्वेंट आप पढ़ते हैं द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, इन लिक्विड फेज होना चाहिए। और लिक्विड फेज में यदि अभी सॉल्यूट है तो व्हिच इज प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट। लिक्विड फेज में दोनों है, जैसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आपको पढ़ना ही है बाइनरी सॉल्यूशन, पूरा 12th में पढ़ना है, नीट एग्जामिनेशन देने जाइएगा उसमें पढ़ना है, आपको सिर्फ बाइनरी पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हो। तो क्या कहते हैं कि सॉल्यूट जब लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब आप बोलते हैं कि वो सब्सटेंस सॉल्यूट कहलाता है जो लिस्ट अमाउंट में होता है, वो सब्सटेंस सॉल्वेंट कहलाता है जो अधिक अमाउंट में होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लेकिन जब सॉल्यूट सॉलिड हो, जैसे नमक को पानी में डालो तो नमक कितना भी ले लो, 1 kg पानी में 5 kg नमक डालो, नमक ही होगा सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन बना हुआ है तो सॉलिड ऑलवेज सॉल्यूट होता है। लेकिन जब दोनों लिक्विड का बना हुआ है, जैसे अल्कोहल को वाटर में डाले तो अल्कोहल 5 मोल ले लिया, वाटर 1 मोल ले ले, तो वाटर सॉल्यूट होगा, अल्कोहल सॉल्वेंट होगा। यदि अल्कोहल 1 मोल ले और वाटर 5 मोल ले, तब अल्कोहल सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में होता है तो वो सब्सटेंस सॉल्यूट कहलाता है जो कम अमाउंट में हो, और वो सब्सटेंस सॉल्वेंट कहलाता है जो ज़्यादा अमाउंट में हो। लेकिन जब एक कंपोनेंट सॉलिड हो और एक कंपोनेंट लिक्विड हो, तो जो लिस्ट अमाउंट में होता है उसको आप सॉल्यूट नहीं कर सकते। 1 kg वाटर में 5 kg यदि शुगर डाला जाए तो शुगर ही सॉल्यूट कहलाएगा, जबकि शुगर लार्ज अमाउंट है। तो सॉलिड के फेज में सॉलिड ऑलवेज सॉल्यूट होता है और लिक्विड ऑलवेज सॉल्वेंट। लेकिन दोनों जब लिक्विड हो, जैसे एग्जांपल हम ये सॉलिड सॉल्यूट हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो, सॉल्ट डालिए, NaCl को पानी में डालिए तो NaCl कितना भी ले लीजिए ये सॉल्यूट होगा। लेकिन लिक्विड इनमिसेबल लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें आप सॉल्यूट अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल 1 मोल है, वाटर 5 मोल है, समझने के लिए, तो ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट। अब इसको हम 1 मोल कर दें, ये 5 मोल कर दें, तो ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट। फिर तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है गैस इन लिक्विड, जैसे वाटर में देखिए एक्वेटिक जीव जंतु जो होता है, जैसे फिश यदि वाटर के अंदर रहता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो भी एक सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी में देखिएगा सॉल्यूशन का टाइप्स दिया हुआ है ट्रू सॉल्यूशन का, यहाँ भी मिलेगा, सरफेस केमिस्ट्री में मिलेगा।
तो सरफेस केमिस्ट्री में सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ही जब साइज पार्टिकल का बड़ा होता है तो वहाँ कोलाइडल फेज बोलते हैं। तो यहाँ देखिएगा 9 तरह का सजाया हुआ है, समझाया हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए, वो भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, सब बात लिखा ही नहीं जाता है। एनसीईआरटी तो बहुत पढ़िए, चाहे कोई पढ़े कोई वीडियो देखिए, किन्हीं से स्टडी आप ले रहे हो, टेक्स्ट बुक जितना पढ़िएगा उतना आप अच्छे बनिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन लिक्विड फेज। सॉल्यूट किसको कहते हैं? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, लिक्विड फेज होना चाहिए। यदि सॉलिड है तो सॉलिड में सॉल्यूट कितना भी क्यों ना हो, सॉलिड में 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट सॉलिड है, एक कंपोनेंट लिक्विड है, तो सॉलिड कंपोनेंट कितना भी ज़्यादा क्यों ना सॉल्यूट ही होगा वो। तो ये सब सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन में 2 सेक्शन में पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, जो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े, जो आप 11 में पढ़े हैं, और दूसरा है इसमें रॉल्स लॉ, कोलगेटिव प्रॉपर्टी, सो ऑन, ये चलते रहता है इसमें। कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट सेक्शन यही है। एनसीईआरटी आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन यही है, कॉन्सेंट्रेशन बोलिए या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। जैसे आपको बोलना है, बहुत तरह से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें मैं नंबरिंग करके, जैसे पहला में आप ये सब 11 का चीज है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में कैसे निकालते हैं 11 में? एकदम बेसिक है, ए एंड बी का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, बाइनरी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपका जो नीट का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस है, मेन का सिलेबस है या एडवांस का सिलेबस है, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। तो ए एंड बी का मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन तैयार किए। अब मास परसेंट निकालना है, तो यहाँ मानते हैं लेट मास ऑफ ए में ग्राम में ही है, लेट मास ऑफ बी एम बी। कोई मिक्सर है जिसमें हमको मास दे दिया, ए का मास दे दिया ए में, तो बाइनरी सॉल्यूशन है, पढ़ना ही वही आपको। ए का मास है ए में, बी का मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट होता है जिसका निकालना हो, जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं मास परसेंट ऑफ ए, तो जिसका निकालना जो आप 11 से तो ऊपर में क्या लिखते हैं, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में मैं लिखूँ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, परसेंटेज है इसीलिए 100। उसी तरह मास परसेंट ऑफ बी लाना है हमें, मास परसेंट ऑफ बी, तो मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। 100 से इसलिए क्योंकि वो, तो मास परसेंट में क्या लाना है कि कैसे लाना है, जिसका मास परसेंट लाना है उसका मास ऊपर रखना है और टोटल मास से डिवाइड कर देना है। आप सॉल्यूट का मास परसेंट ला सकते हैं, सॉल्वेंट का ला सकते हैं, जिसका आपको लाना है उसके मास को ऊपर रखो। अब जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल ही दे दे, मैं आपको सिर्फ एक वाटर दे दूँ, बोले कि इसमें वाटर है, सिर्फ वाटर लिख दिया हुआ है, ना मोल लिखा ना कुछ, बोला H2 लिखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का मास परसेंट बताओ, तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम ले लेंगे और टोटल मास 18, तो 2/18 इंटू 100, जो आप 11 से सब सीखते आ रहे हैं। तो मास परसेंट निकालना है तो जो है उसे उसमें भाग दे देना है। जैसे मास परसेंट है, हमें बोलेगा कि ग्लूकोज का निकालो सॉल्यूशन में, तो जो ग्लूकोज का मास होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप किसी का भी परसेंटेज ला सकते हैं, मास परसेंटेज, जो आप ये सब बात स्टडी किए हैं 11 में। दूसरा है
वॉल्यूम परसेंटेज। तो फिर ए और बी ही कंपोनेंट लेते हैं। अब जब भी वॉल्यूम का बात करोगे तो इसमें तो लिक्विड ही होना चाहिए। अगेन ए एंड बी है, दोनों लिक्विड है, वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम परसेंट वही करना है, मास की जगह वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए। तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी और इनटू 100 कर दीजिए। मतलब जिसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी लाना है, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू 100। तो वॉल्यूम परसेंट भी ला सकते हैं। मास परसेंट बोलेगा तो जिसका मास निकालना था ऊपर मास, टोटल मास से वॉल्यूम परसेंट कहेगा तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे। और टोटल वॉल्यूम यहाँ पर यही ना, टोटल वॉल्यूम मैं तो एक एक करके लिख देता हूँ। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ वी, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह जिसका भी बोलेगा आप निकाल देंगे वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट निकाल देंगे, वॉल्यूम परसेंट निकाल देंगे, जो भी आपसे पूछे सब परसेंटेज निकाल। नेक्स्ट है x% बाय मास ऑफ सॉल्यूट। x% बाय मास ऑफ सॉल्यूट या इसी को बोलते हैं W/W। इसी को लिखा रहेगा ऐसे, x% W/W सॉल्यूट लिखा रहेगा। दोनों में से किसी एक तरह का से लिखा रहता है जो आप लोग जानते भी है। x% बाय मास ऑफ सॉल्यूट ये लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा आपको x% W/W सॉल्यूट, ऐसे लिखा रहेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन का जो चैप्टर है, चाहे उसमें आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है, उसमें आप कोई पढ़िए, तो ये सब टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसे डायरेक्ट सवाल तो नहीं रहेगा लेकिन यूज किया जाता है इस शब्द कि W/W को वेट बाय वेट कहेंगे या मास बाय मास, वेट अपॉन वेट या मास बाय मास कहते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है x% W/W सॉल्यूट का मतलब हुआ x ग्राम, देखिए ऊपर में वेट है इसलिए ग्राम, ऊपर मास है इसलिए ग्राम। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। देखिए यहां भी यूनिट ग्राम है और यहां भी यूनिट ग्राम है, क्योंकि वेट बाय वेट है। ये सब बहुत यूज होगा आपके सवाल में। अब फिर मैं दूसरा ले रहा हूं एग्जांपल नेक्स्ट। 10% W/W ग्लूकोज है, C6H12O6 है। तो कैसे पढ़ेंगे, सॉल्यूट ग्लूकोज है तो 10 ग्राम, ग्राम ऊपर करेंगे वेट है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। अब 10 ग्राम ग्लूकोज क्यों, क्योंकि दिया हुआ है हमें सवाल में। अब हमें कोई सवाल है तो सॉल्यूट यहाँ पर ये हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ये सॉलिड है। यहीं पर पूछता कि इसका मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ, सॉल्वेंट कोई होता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 90 ग्राम। तो ये सब चीज पर ध्यान रखना चाहिए। 10% W/W ग्लूकोज को क्या पढ़ेंगे, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम यहाँ भी होगा, ग्राम यहाँ भी होगा, क्योंकि वेट बाई वेट है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो 90 ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम, क्योंकि 100 में से 10 हटा दीजिएगा। ये तो जानते हैं ना, ये सब चीज आपको रखना ही चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका 10 ग्राम है, इसका 100 ग्राम है, तो ये आ जाएगा 90।
तो इस तरह से आपको x% W/W सॉल्यूट दिया है या 10% W/W ग्लूकोज, कुछ भी हो आप लिख दीजिए आराम से। ये सब लिखना आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इस तरह का चीज आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। फोर्थ है y% WYV सॉल्यूट, या इसी को बोलते हैं y% सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, ये भी कह सकते हो। तब देखिए ऊपर में क्या है, W मतलब वेट है और नीचे वॉल्यूम है। अब यूनिट पर ध्यान रखना है कि वेट का यूनिट ग्राम होगा, वॉल्यूम का यूनिट ml है। तो इसको पढ़ना है कि y ग्राम ऑफ सॉल्यूट, देखिए ग्राम क्यों ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वेट है। y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml, देखिए यूनिट आ गया है ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इधर ग्राम क्यों लिए क्योंकि ऊपर वेट है, इधर ml क्यों लिए क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 10% W/V कुछ भी लेते हैं HCl, तो 10 ही नहीं कुछ भी ले सकते, ऐसा कोई नहीं, चलिए हम 19 लेते हैं। तो 19 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इधर ml इसलिए यूज किए क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, इधर ग्राम इसलिए यूज किए क्योंकि ये इधर मास है ऊपर। W/V रहे तो वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऊपर में वेट दे देते हैं नीचे वॉल्यूम। W/W रहे तो वेट अपॉन वेट। तो ये सब जो टर्म रहेगा ना आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, पहले उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 5 Z% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूट, या Z% सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। अब ये दोनों वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, अब इसको ऐसे लिखेंगे Zml। अब इधर भी यूनिट ml ही रहेगा। Zml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों जगह ml रहेगा, यहाँ भी ml रहेगा और यहाँ भी ml रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, दोनों जगह ml रहेगा क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अब जैसे 10% V/V एल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल लिए, ये सॉल्यूट है। तो 10 ml ऑफ एल्कोहल इथेनॉल C2H5OH is present in 100 ml of solution। इथेनॉल है ये, एल्कोहल है ये। दूसरा एग्जांपल NCAD का ही लेता हूँ, 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज सब्सटेंस है। इसको जो काफ़ी कोल्ड कंट्री से होता है वहाँ पर कार के रेडियो वाटर में डाला जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट को 0 से और निगेटिव हो जाए। इथाइलिन ग्लाइकॉल इतना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल
which is antifreeze, is present in 100 ml of solution. 100 ml में प्रेजेंट है इतना ml इथाइल का। तो W बाई डब्ल्यू रहे, W बाई V रहे, V बाई V रहे, इस सब को आप बता देंगे। मास परसेंटेज ऐसे ही, तो मास अपॉन टोटल मास, वॉल्यूम परसेंटेज टोटल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम निकालना उसका टोटल वॉल्यूम से भाग दीजिए। W बाई डब्ल्यू रहे तो वेट अपॉन वेट, इतना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वेट बाई वॉल्यूम रहे तो इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम रहे तो इतना ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सब टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है सवाल में, ये सब टर्म बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन जानते हैं, ट्रेस में जब एक्सप्रेस करना हो किसी चीज को ppm बराबर लिख सकते हैं, जिसका निकालना जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन है इसलिए 10 का पावर 6 ये होता है। तो ये सब सवाल में यूज आएगा, एक्सरसाइज में इस पे सवाल भी है। ये जो ppm है इसको W बाई डब्ल्यू में भी बोल सकते हैं, W बाई V में भी बोल सकते हैं, और V अपॉन V में, मतलब वेट बाई वेट में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम में भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी बोल सकते हैं। जो एक्सरसाइज में सवाल दिया वो 15 ग्राम देखिएगा, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक है, ppm में दिए हुआ है वो, उसमें परसेंटेज को भी सवाल से आपको करवा देंगे। ppm ये होता है। एनसीईआरटी में देखिएगा इस सब के बारे में सवाल सब दिया हुआ है, इस तरह से लिखा रहेगा 5.8 ppm ऑफ O2 इन सी वाटर, ये सब लिखा रहेगा एग्जाम्पल। नहीं कुछ लिया है तो दोनों को ग्राम में लीजिए, इसको भी ग्राम में लीजिए, इसको भी ग्राम में। तो 5.8 ग्राम ये ppm में आप बता देंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे आप। कैसे आएगा ये सब देख लीजिएगा कि कैसे लिखना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सब एनसीईआरटी का चीज है, आपका आ जाएगा। अब इसको ग्राम बाय ग्राम में दिया हुआ है तो आप तो यही लिखिएगा ना, इतना 5.8 इसको लिख के आप फिर उसको आप फर्दर आगे, जैसे एनसीईआरटी का जो ये चीज लिखे हैं उसको इस तरह से लिखा हुआ है 6 × 10⁻³ ग्राम of O2 is dissolved in 6 × 10⁻³ ग्राम of O2 dissolved in 130 ग्राम of सी वाटर। ये इसी को हम ये व्यक्त किए थे, तो इसमें आपको ppm में लाना है। तो ppm में लाना है हमें, तो देख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट ऑक्सीजन है 10⁻³ अपॉन इतना मास ऑफ सॉल्यूशन 10 का पावर 6, तो 3 से तो 3 ऐसे ही कैंसिल, 6 × 10⁻³ अपॉन 30, एक और गया, तो 600 में यदि 103 से भाग देंगे तो अप्रॉक्स 5.8 आ ही जाएगा, 5 ppm आ गया। तो इसको एक्सप्रेस किया गया, देखिए कितना ट्रेस अमाउंट है, इतना कम अमाउंट को ये एक्सप्रेस्ड किया गया इसमें। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ppm देखिए, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी इस तरह से समझेंगे। मिक्सर है, A एंड B का मिक्सर है, इस मिक्सर में होमोजेनियस सॉल्यूशन, मिक्सर में सॉल्यूशन, तो उस मिक्सर में लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B NB उस मिक्सर में मान लीजिए
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स ऑफ मिक्सर, तो इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को ऊपर रखना है और टोटल मोल से डिवाइड कर देना है। अब इसको इतना नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा काई ए, ऐसे लिख देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। उसी तरह मोल फ्रैक्शन निकालना हो बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, टोटल मोल या काई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ऐसे भी निकालेंगे। और किसी भी मिक्सर का, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन यूनिटी के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ये भी ध्यान रखना, एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, एक का मालूम है तो एक से घटा लेंगे, यदि 3 कंपोनेंट रहता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 होता है ये किसी भी मिक्सर का, किसी भी सॉल्यूशन का पूरा मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ आप 11 में भी पढ़े हैं, जो 12th पास आउट बच्चे वो तो जानते ही हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सवाल ये है, लेट मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 3, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो मिक्सर में इसका मोल दिया रहेगा, बी का मोल दिया हुआ है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 2 अपॉन 2 प्लस 3, 2 अपॉन 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए, ये मोल ऑफ बी इतना 3 अपॉन 5, या एक तरीका और था, एक कहा गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल, यहाँ से भी ला सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आप ऐसे फटाफट बना देंगे, इस तरह का कोई भी सवाल देगा हम बना देगा, मास देता तो निकाल लेते। अब यहीं पे एक सवाल लिखते हैं, लेट ए मिक्सर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल C2H5OH mass of water is 90 gram and mass of ethanol C2H5OH is 46 gram. Find out mole fraction of water and ethanol. दोनों का लाना है। तब यहाँ पर जो दोनों का मोल फ्रैक्शन लाना है तो क्या करना है हमें, पहले दोनों का मोल निकालेंगे, क्योंकि आप मास तो रखेंगे नहीं, इसमें बच्चे लोग कुछ गलती करते हैं, मास दिया रहता है, मास का ही रेशियो निकाल देते हैं। तो मास का रेशियो निकालिएगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा,
मोल फ्रैक्शन में क्या चाहिए, मोल का रेशियो। तो जब मास दे और मोल फ्रैक्शन पूछे तो सबसे पहला काम करना चाहिए, मोल निकालना है। मोल ऑफ वाटर, आप जानते हैं मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास mm, तो मास दे रखा है 90 और मोलर मास होता है 18, 5 मोल। ये मोल निकालना पड़ेगा हमें पहले। उसी तरह मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH 46 और C2H5 को 46 होगा भी, तो 1 मोल ये आ गया। तो जब दोनों का मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। मोल ऑफ वाटर है 5 प्लस 1, तो 5/6। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, एक में से घटा भी दीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे भी करना है 6/5 ये 1/, इसका मोल 1 है 1/, तो मतलब 1/6। तो इसका ही आ गया, इसका ही आ गया। तो ध्यान रखना है यदि मोल दे मोल फ्रैक्शन में, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। यदि मास दे दे तो मास को पहले कन्वर्ट करना है मोल में, मास को पहले चेंज करना है मोल में। अब मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन फॉर्मूला मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, एटम है तो मास दिया है, फॉर्मूला मास से भाग दीजिए, मोल निकाल लीजिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है। बहुत सारे बच्चे मोल निकालने से पहले क्या करते हैं, मास का ही रेशियो ले लेते हैं। नेक्स्ट है मोलैरिटी, डिफाइन करते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in one liter of solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. It is denoted by capital M. Molarity, number of moles of solute, solute किसको कहते हैं मालूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको ऐसे में लिख सकते हैं, मोलैरिटी, मोल की जगह क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास या फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में रखेंगे तो 1000, ये सब तो मालूम है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity. It is denoted by capital M. अब देखिए मोलैरिटी में इस पर सवाल बनाएंगे, ये उसमें देखिए एक जो बहुत कॉमन सवाल है, बहुत फेमस सवाल है जो यहाँ पे चलता है, पूछता भी बहुत बार पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर बदलोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। विथ टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज है, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी बदलता है। तो
तो मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब बहुत सारा चीज़ दे देगा। जनरली मोलैलिटी और मोलरिटी पर बात करता है। तो मोलरिटी चेंजेज विथ टेम्परेचर, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम, विथ टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बदलेंगे वॉल्यूम बदलता है, इसीलिए मोलरिटी बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट के रखना चाहिए। सवाल है मोलरिटी पर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूट है इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले ये पहला कर लेते हैं, ये दूसरा, तो सेकेंड वाला पहले बनाते हैं। मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो 250 में 1000 से भाग दे दिए। ml को चेंज करना है लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 में 1000 से भाग देना पड़ेगा, लीटर में आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 into 1000, 254 टाइम्स 8 कैपिटल M। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सिंस 250 ml of solution contains 2 moles of solute H2SO4, therefore 1000 ml लेना पड़ेगा क्योंकि लीटर में होता है। तो 1000 ml में 2 into 1000 upon 250 4 टाइम्स 8 कैपिटल M लिखना है, यूनिट है। तो ऐसे हो गया। आप फॉर्मूला यूज कीजिए या आप यूज कीजिए यूनिटरी मेथड। इतना ml सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 250 ml सॉल्यूशन में, इसीलिए 1000 में। क्यों 1000 क्यों? क्योंकि मोलरिटी डिफाइन होता है लीटर में। ये सब 11 से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, एक सब एक तरह से फिर से रिवीजन होता है बच्चे। फिर दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल में हमें मोल नहीं दिया हुआ है। ये फर्स्ट सवाल में हमें मोल नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास को पहले मोल में चेंज करेंगे। आप पहले चेंज कर दीजिए या फॉर्मूला में लिख के रखिए। मोल ऑफ NaOH सॉल्यूट, यही सॉल्यूट है। 20/40, 40 किधर से, फॉर्मूला मास है इसका, हाफ मोल वॉल्यूम इन लीटर 500/1000, हाफ लीटर। ये भी आ गया फॉर्मूला में। अब इसको यूज करेंगे। मोलरिटी मोल तो हाफ अपॉन हाफ, 1 M आ गया। इसको ऐसे ही बना सकते हैं। सिंस 500 ml solution contains half mole solute, half mole NaOH, therefore 1000 ml solution, तो 1000 2 into 500 ml 1 M। तो जब मोल दे तो डायरेक्ट रखिए, यदि मोल नहीं दे मास दे तो पहले मोल निकाल लीजिए फिर रखिए। 500 ml में इतना मोल सॉल्यूट है, इसलिए 1000 ml बोलिए, क्योंकि आपको लीटर में लाना। मोलरिटी जब भी डिफाइन करेंगे तो लीटर में, 1 लीटर में कितना है। अब मोलरिटी में केस देता है। केस फर्स्ट, X% W/W सॉल्यूट, ये दे देगा सवाल में। जनरली H2SO4 देता है 9.8% W/W H2SO4, तो X% W/W सॉल्यूट दे दिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया D ग्राम पर ml,
डी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डी ग्राम पर ml। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या फॉर्मूला मास। अब बोलेगा फाइंड आउट मोलरिटी, हमें मोलरिटी लाना है, ये दे देगा, ये थ्योरी समझिए, सवाल दीजिए, समझिए मोलरिटी लाना है हमें, इस तरह का चीज दे देगा। इसको एक एक करके समझिए, जैसे ये दिया हुआ है W/W तो बताए हैं, इसका मतलब हुआ x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बताएं कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, तो सॉल्यूट का मास आ गया तो मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट जो भी दे तो मास अपॉन फॉर्मूला मास, ये मोल आ गया सॉल्यूट का। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया मास अपॉन डेंसिटी, तो मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी डी ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 अपॉन डी, ध्यान रखिएगा यूनिट में ml। इसको लीटर में यदि चेंज करना हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1/10D, ये लीटर में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ गया, मास आ गया, मास ये मोल आ गया, तो मोल यदि मालूम हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो लीटर में या ml में, तो मोलरिटी आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रहता है, हर एक जगह इस तरह का सवाल मिलेगा, एग्जामिनेशन नीट हो, बोर्ड हो, सब जगह ये मोलरिटी से ही रिलेट करेगा। ये 11-12 मोलरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट x अपॉन W अपॉन 1/10D। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x इंटू 10 इंटू डी अपॉन W, तो मोले इसको फॉर्मूला ही समझ लें, आपको सभी चीज देगा, तो 10xD अपॉन W। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x क्या है परसेंटेज गिवन, d क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, w क्या है फॉर्मूला मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या H2SO4 देगा तो क्या करेंगे, H2SO4 देगा तो 98 हो जाएगा, तो इस तरह से आपको देगा, उसमें फॉर्मूला मास देगा। केस सेकंड इनिशियली था मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, ये सॉल्यूशन है। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद, डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना, पहले इनिशियली मोलरिटी M1 था, वॉल्यूम V1, और डाइल्यूट के, डाइल्यूट का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, अपॉन डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। तो जब डाइल्यूट किए तो मोलरिटी हो गया M2 और वॉल्यूम हो गया V2। तो ये सवाल देते हैं कि डाइल्यूशन से पहले मोलरिटी ये था, डाइल्यूशन के बाद ये हो गया, बताइए, या वॉल्यूम पूछेगा या मोलरिटी। तो इसमें यहाँ पर ये करना है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 बिफोर आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 दे देगा कि मोलरिटी था 0.5 m, वॉल्यूम था 300 ml, आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी बिकम्स 1.5, फाइंड आउट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो इस तरह का कोई भी चीज़ आपसे पूछेगा तो आप उसको बता देंगे, मोलरिटी सिंपल पूछे वो बता दीजिए, उसमें यदि आपको कंडीशन दे
कि ये लाओ वो लाओ, बिफोर आफ्टर वो बता दीजिए, इसमें कुछ भी आपको दे बता दीजिए। इस सब तरह का सवाल हर एक जगह मिलेगा आपको, कुछ भी आप बनाएंगे तो मिलेगा। अब मोलरिटी में देखिए, मोलरिटी को मोलर कहा जाता है, ये सब टर्म बहुत यूज होता है। मोलरिटी मीन्स मोलर। अब आपसे बोले कि 1 मोलर सॉल्यूशन, ये भी रहता है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर नहीं, मोलर अलग चीज होता है, मोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल solute is present in 1 liter या 1000 ml of solution, या तो 1 लीटर देगा या 1000 ml of solution। तो 1 मोल solute is present in 1000 ml of solution, मोलर का मतलब हुआ। अब आपसे बोल दे इस तरह से भी लिख देता 3m, 1 मोलर लिखता है या इसी को लिखता 1m, 3m लिख दे या लिख दे 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन लिखेगा। क्या समझते हैं? ये सब बहुत यूज होता है सवाल में, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब ये समझते हैं, बहुत अच्छे से ये सब टर्म रहना चाहिए। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1000 ml of solution। 3 mole of solute is present in 1000 ml of solution। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा। फिर अभी आपको ये भी बोले थे, मोलरिटी is related with temperature। ये सब ऑब्जेक्टिव है। मोलरिटी टेम्परेचर से बदलेगा कि नहीं, बढ़ेगा या घटेगा नहीं पूछता है, पूछता है मोलरिटी टेम्परेचर से बदलेगा या नहीं, चेंज करेगा या नहीं। तो मोलरिटी टेम्परेचर से बदलता है, क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज होता है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी नॉट आर, मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg, ध्यान रखिएगा यहाँ पर kg आ जाता है। 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आता है, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दो चीज हुआ, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट आता है, और वॉल्यूम नहीं आता है, केजी आता है। दोनों चीज ध्यान रखें। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए केजी में। अब यहाँ पर भी इसको आप मोलैलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब यहाँ पर देखिए मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, जब भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ये भी बात ऑब्जेक्टिव होता है। मोलैलिटी इज नॉट रिलेटेड विथ टेम्परेचर, या मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इज नॉट रिलेटेड या मोलैलिटी इज independent of temperature because mass does not change with temperature. मास टेम्परेचर से नहीं बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, इसीलिए मोलैलिटी चेंज होता है। लेकिन मोलैलिटी ये सब्जेक्टिव है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर से क्यों नहीं बदला? क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो मोलैलिटी में है ये सब बात। आप इस पर भी सवाल बना सकते हैं, सवाल आप इस पर बना सकते हैं। अब इसमें वो ये, लेकिन फर्क है क्या? एक में था सॉल्वेंट, एक में सॉल्यूशन। सवाल जैसे कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 9.8 gram of H2SO4 is zinc in 250 gram of solvent। देखिएगा सॉल्वेंट है तो मोल तो निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन फार्मूला मास, H2SO4 का 98 होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.1 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 250 अपॉन 1000, 1/4। अब मोलैलिटी का फार्मूला यूज कर देंगे, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1, 1/4, 0.4 स्मॉल m लिखना है। तो कुछ भी देगा आप बना देंगे, मोलैलिटी देगा बना दीजिएगा, मोलैलिटी देगा बना दीजिएगा। इस तरह का सवाल सब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सवाल इस तरह का। एक दूसरा सवाल है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला भी समझिएगा। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट W ग्राम पर मोल। ये सब तरह का सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ना कि सॉल्वेंट। वो क्या करता है, इस मास को सॉल्वेंट का मास समझ लेता है। ये सवाल में ध्यान रखना है, सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास नहीं है, ये सॉल्यूशन का मास है। इसी में गलती करता है, वो दे देगा सॉल्यूशन का मास, कुछ भी दे दिया, 1200 ग्राम दे दिया, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो कैसे बनेगा? सो देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट equals to mass of solution. Mass of solvent plus mass of solvent equals to mass of solution. तो mass of solvent हो जाएगा, mass of solvent हो जाएगा mass of solution minus mass of solute। तो mass of solution दिया हुआ y ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में चेंज कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसे बच्चे बहुत कंफ्यूज करता है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं है, निकाल लेंगे। अब इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया। अब मोलैलिटी ला सकते हैं,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया हुआ है, मोल भी निकाल लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन फॉर्मूला मास, मोल W दिया हो रहेगा, जो सॉल्यूट दिया हुआ उसका फॉर्मूला मास। तो ये आ गया। तो मोलरिटी, ये फॉर्मूला ही समझिए, मोलरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट x अपॉन W y माइनस एक्स अपॉन 1000। तो ये आ जाएगा x इंटू 1000 अपॉन W y माइनस एक्स। दिस इज मोलरिटी, स्मॉल है। यदि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तब तो सीधे निकाल देंगे कि इतना ग्राम में इतना, देयरफॉर 1000 ग्राम में कितना। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिएगा। बहुत गलती होता है इस जगह पे। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए, अब मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आया है, केजी में चेंज कर दीजिए और उसको फिर आप मोल में डिवाइड कर दीजिए, मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, ये अच्छे से देखना है सवाल में। इसमें बहुत गलत करता है और ये गलती आपसे करवाता है, तो इस पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है।